नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूपी पुलिस भर्ती का जो कांस्टेबल वाली भर्ती है उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब दोस्तों बताइए कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन इसके अलावा हम बात अगर कर लें बारालाचा दर्रा की, तो दोस्तों कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? ये जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। और साथ ही साथ अगर बारालाचा दर्रा की बात करें दोस्तों, ये किसको जोड़ता है? ये मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी को लेह से जोड़ता है। और अगर यहाँ तीसरी बात करें तो यह इसे चिनाब नदी का उद्गम भी कहा जाता है। बारालाचा दर्रा क्या कहा जाता है? चिनाब नदी का उद्गम भी इसे दोस्तों कहा जाता है। इसके अलावा अब अगर दोस्तों हम मानसरोवर दर्रे की बात कर लें तो ये मानसरोवर दर्रा जो है माना दर्रा है, ये मानसरोवर को कैलाश घाट से जोड़ता है। किसको? मानसरोवर को कैलाश घाट से। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे इस दर्रे के बारे में। दूसरी एक, अब देखिए माना दर्रा उत्तराखंड में है तो दोस्तों एक बात और याद रखेंगे कि उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र है, जो मतलब ज़्यादातर शुष्क मतलब वैसा आर्द्रतापूर्ण भाग जो है, वहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड के तराई भाग में। ठीक है, उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये वाला। इसके अलावा अब अगर हम बात करें नाथुला दर्रा की, किसकी दोस्तों? नाथुला दर्रा की अगर बात करें तो ये दोस्तों कहाँ है? सिक्किम में। ठीक, तो आप दोस्तों याद रखेंगे कि कहाँ पर है ये? सिक्किम में। और इसी के लिए अगर एक और बात हम करें तो ये किसको जोड़ता है? ये दर्रा कहाँ से कहाँ, किस जगह से किस जगह को जोड़ता है? तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किसे जोड़ता है दोस्तों? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों अगर एक और बात बहुत जो ज़रूरी है आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग है, ठीक है, भारत से जो चीन की तरफ व्यापार होता है वो इसी दर्रे से मतलब इसी दर्रे का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब ये बंद कर दिया गया था। वापस ये कब खोला गया? 2006 में। ठीक है, तो दोस्तों ये बात भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो चौथा हमारा दर्रा है वो है बोमडिला दर्रा। कौन सा? बोमडिला। अब अगर दोस्तों बोमडिला की बात करें तो ये दोस्तों दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माना दर्रा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। दोस्तों कौन सी योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बच्चों ये है कि अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दोस्तों ये जो बालिकाओं को शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये कब चालू करी गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। ठीक है दोस्तों, आप इनका जब ये स्टार्ट हुई थी वो डेट ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद बात करें अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये स्वच्छ ईंधन स्वच्छ बेहतर जीवन के लिए था। इसका टैग लाइन थी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा आप। और ये स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? तो ये स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। दोस्तों याद रखेंगे आप। इसके बाद बात करें ये जो मिशन इंद्रधनुष है, ये योजना कब लाई थी? तो टीकाकरण की थी ये। टीकाकरण की एक वो योजना थी जो 2014 में स्टार्ट हुई थी। दोस्तों आप बिल्कुल याद रखेंगे इसे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
हाँ, और दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही आती है और इसका संचालन भी जो है वो 2015 में ही शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आप इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? तो दोस्तों बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अफ्रीका। क्या होगा दोस्तों? अफ्रीका। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो किम्बरले सोने खदानें हैं वो दक्षिण अफ्रीका में ही अवस्थित हैं और यह क्षेत्र हीरे के खनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हीरे के खनन के लिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा आप बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट दक्षिण अफ्रीका के बारे में। ये जो जगह है जहाँ पर किम्बरले, जहाँ पर ये हीरे के खनन के लिए महत्वपूर्ण जो जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का प्रथम शेयर बाज़ार भी खोला गया था। तो आप याद रखेंगे कि शेयर बाज़ार, पहला शेयर बाज़ार यहीं पर दोस्तों अफ्रीका का खोला गया था। तो ये 3 पॉइंट्स आप रखें, किम्बरले सोने खदान अफ्रीका में है, हीरे के खनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहला शेयर बाज़ार, पहला दक्षिण अफ्रीका का पहला शेयर बाज़ार भी यहीं अफ्रीका में दोस्तों खोला गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? दोस्तों हम अब लोग आपसे बार बार कह चुके हैं कि आप जो है जितने भी ये रोड साइन हैं ये आप बिल्कुल अच्छे से देख लें। जितने भी तरह के आप चाहे तो नेट से सर्च कर लीजिए, जितने भी तरह के ये जो रोड साइन है वो आप ज़रूर देख लें। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये बुजुर्ग लोग अर्जित, देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, बुजुर्ग का यहाँ पे कुछ भी अता पता नहीं है। संरक्षित क्षेत्र मनुष्य अर्जित क्षेत्र नहीं, क्रॉसिंग अर्जित, पैदल यात्री वर्जित। देखिए दोस्तों ये जो बोर्ड में दिखाया गया है आपको कि पैदल यात्री चल रहा है, वहाँ निषेध का साइन बना है, ये साइन होता है निषेध का। तो पैदल यात्री वर्जित राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, फिर भी दोस्तों कि एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना भी हो रही अगर शांतिपूर्ण सभा भी है तो भी इसको सीमित कर सकती है। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, या संवैधानिक उपचार, या समानता। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसको प्रतिबंध के तहत सीमित कर सकती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप बताइए कि स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो अनुच्छेद 19 में, भाग 3 के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई दोस्तों, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध, तो वो है अनुच्छेद 23-24 में इसके बारे में व्याख्या करी गई, अनुच्छेद 23 और 24 में। इसके अलावा संवैधानिक उपचार की अगर बात करें, इसका ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 में बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 32 में। और देखिए संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसे डॉक्टर भीमराव ने क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा का। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे कि भीमराव जी ने इसे क्या कहा है? संवैधानिक उपचार को संविधान की हृदय व आत्मा, संविधान की हृदय व आत्मा दोस्तों कहा है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा हमारा देखिए चौथा ऑप्शन है समानता का अधिकार। तो दोस्तों जैसे ही आप भाग 3 स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार, उसमें पहले ही अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक आप देखेंगे इक्वालिटी का राइट है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। उस मध्यस्थता का जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों
आपको इन सब चीज़ों की भी जानकारी रखनी है, जैसे कि कुछ अपराधों के बारे में भी आपको जानना है, कुछ इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, चल निधि मध्यस्थता, जिसके अंतर्गत जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्याशित दावे जारी करने संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं को चल निधि मध्यस्थता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू हुआ है। देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है कि पहले स्वदेश निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन वो हुआ है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। कहाँ हुआ है दोस्तों? गुजरात में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो महाराष्ट्र की मुंबई है राजधानी। अगर बात करें तो स्थापना कब हुई है महाराष्ट्र की, तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई है 1 मई 1960। कब हुई है दोस्तों? 1960। इंपॉर्टेंट बातें हम लोग सब जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में। अच्छा, महाराष्ट्र के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, आपको याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप सारे पॉइंट्स, कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो उसके ऑप्शन के सारे पॉइंट्स आप जान लें। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो वो है रमेश बैस। कौन है दोस्तों? रमेश बैस। इसके अलावा बात करें अगर राजस्थान की, तो दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की सिर्फ राजधानी क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता है जयपुर है। ठीक। और दोस्तों राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। 1949 को। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो इसके मुख्यमंत्री हैं कलराज मिश्र। कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र। और हाल ही में दोस्तों ये ध्यान देंगे, ये कलराज मिश्र जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है दोस्तों? राज्यपाल हैं, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री जो हैं अभी नए बने हैं, उनका क्या नाम है दोस्तों? बताइए। अभी हाल ही में उनका चुनाव में जीते हैं वो, तो वो हुए हैं भजन लाल शर्मा। कौन है दोस्तों? भजन लाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें हम उड़ीसा की, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी से भुवनेश्वर है। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। इसकी स्थापना की अगर बात करें उड़ीसा की, दोस्तों उड़ीसा की स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा कौन है दोस्तों। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी। और राज्यपाल कौन है दोस्तों इनका बताइए? तो वो है रघुवर दास जी। रघुवर दास। ठीक। इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें तो देखिए दोस्तों, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल जी। और जो आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल जो हैं वो हैं आचार्य देवव्रत जी। तो आप याद रखेंगे, इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, MS स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो उन्हें देखिए संविधान के लिए नहीं, श्वेत क्रांति के लिए नहीं, भारत में क्रांति नहीं, भारत में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के लिए। और दोस्तों जो हमारे स्वामीनाथन जी थे, स्वामीनाथन जी, ठीक, अगर इनकी बात करें तो ये भारत के एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, ये भारत के कृषि वैज्ञानिक थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? हम इस क्वेश्चन में पढ़ चुके कि हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना था। और इस किस्म का क्या नाम था? तो वो था मैक्सिकन गेहूं। क्या था दोस्तों? मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, आप दोस्तों ये भी याद रखेंगे। और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1972 में क्या दिया गया दोस्तों? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण मिला था दोस्तों इन्हें। कब मिला था दोस्तों? तो 1972 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9।
किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1948। 1948 में दोस्तों क्या कहा गया था कि भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को डैश दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है। अब देखिए तो सबसे पहले तो आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया था वो 2005 में आया था दोस्तों। कब आया था? 2005 में, जिसमें किसी भी भारतीय नागरिक को मतलब कोई भी सूचना जानने का अधिकार है। बिल्कुल कोई भी सूचना, यहाँ तक कि आपने अगर अपना आय जाति प्रमाण पत्र भी बनाया है तो उसका भी आप जान सकते हैं, उसके बारे में भी, उसका स्टेटस भी जान सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल आपको अधिकार है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ कहा गया है कि यदि मांगी गई जान एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अगर आपने आरटीआई दायर करी है तो आपको उसका कितने दिनों के अंदर उन्हें उसका रिप्लाई देना होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 2 दिन के अंदर उसका रिप्लाई देना होगा। हालांकि जो नॉर्मल आरटीआई होती हैं उनका जवाब तो आने में थोड़ा टाइम लगता है, मैक्सिमम मैंने देखा है 30 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन इसमें जो है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता संबंधित है तो उन्हें आरटीआई का जवाब 2 दिन के अंदर देना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानें कि ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है इसे कौन प्रकाशित करता है? तो वो आईईपी करती है। कौन करती है? आईईपी। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस आप याद रखेंगे। और ये ही जो है शांति सूचकांक का वो जो रिपोर्ट है वो जारी करती है, जिसमें जो नंबर 1 पर है वो दोस्तों आइसलैंड नंबर 1 पर है और बहुत सालों से बना हुआ है ये। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वर्तमान में वो है 126वां स्थान। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे 126वें नंबर पे हमारा भारत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य की उमा छेत्री भारतीय महिला टीम में चयनित होने वाली राज्य की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो दोस्तों इसका बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो उमा छेत्री हैं ये क्या है दोस्तों? एक क्रिकेटर हैं। क्या है दोस्तों? यहाँ बात करें तो वो एक क्रिकेटर हैं। और अगर बात करें तो ये क्या करती हैं? विकेट कीपर हैं दोस्तों। क्या है? विकेट कीपर हैं। ठीक है। और ये किस राज्य से आती हैं दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से? तो असम से बिलोंग करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश तक फैला हुआ है? तो दोस्तों ये तो एक फैक्ट, मतलब आपको ये फैक्चुअल नॉलेज है कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो भारत दंड संहिता के अनुसार समुद्र में जो क्षेत्राधिकार है वो भारत का है 12 समुद्री मील तक दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? दोस्तों कौन से देश की पूंजी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूएसए। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूएसए। याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप प्रदान दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, अगर हम बात करें 73वें संशोधन की, तो दोस्तों ये संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1992 में, जो आगे चलकर 24 अप्रैल
अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। ठीक है दोस्तों। और इसके आने के बाद हुआ क्या दोस्तों कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ग्राम पंचायत को, मतलब पंचायती व्यवस्था को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और इसका अनुच्छेद पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें होंगी, और ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अणा तक इसका वर्णन किया गया है। और कौन से भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 9। कौन सा दोस्तों? भाग 9 में, आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां, वो संविधान संशोधन कब हुआ था? तो उसको भी 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 92 में ये भी संविधान संशोधन हुआ था। और इसके तहत क्या हुआ था? नगरीय शासन को संविधान में जगह मिली थी। नगरीय शासन को, नगरीय शासन को। ठीक, ये जो स्थानीय निकाय में दो हमारे शासन आते हैं, एक होता है ग्रामीण शासन, एक नगरीय शासन। तो उसमें 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में नगरीय शासन को स्थान मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 1992। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो भारतीय महिला संस्था की पहले अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो एनी बेसेंट थी वो 1907 में जो बेसेंट थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की अध्यक्षता में भी निर्वाचित हुई थी। कब? 1907 में। कौन सी सोसाइटी थी बेसेंट जी की? वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी वो निर्वाचित हुई थी दोस्तों, आप याद रखेंगे। 1907 में भी वो हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। दोस्तों देखिए, जब आप पॉलिटी पढ़ें तो उसमें जितने भी केस हैं आप उनको बिल्कुल रिवाइज करके जाएं, और जितने संविधान संशोधन हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्योंकि आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। इस केस में ये कहा गया था कि कोई भी विधायक या सांसद या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है या जिसे न्यूनतम 2 साल का कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, तो कौन सी दोस्तों है ये? तो दोस्तों ये जो फोर्स है वो है फोर्स 1। कौन सी दोस्तों? फोर्स 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो फोर्स 1 है ये एक कमांडो बल का ये संगठन है, और जिसका प्रयोग कब होता है दोस्तों? आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। कब होता है दोस्तों? इसका प्रयोग होता है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। इस सैन्य संगठन का प्रयोग होता है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। चलिए दोस्तों, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों किस भाग में बताए गए? तो भाग 4 का में। ठीक, भाग 4 का में हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। और दोस्तों वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक, आप याद रखेंगे। और अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से लिए गए हैं। सॉरी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र नहीं, पूर्व सोवियत संघ। कौन से? सोवियत संघ से, जो पहले जिसे जो आप रूस था, सोवियत संघ से। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करें कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं,
उनमें से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि हमारी संस्कृति को बनाए रखना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। वोट करने का कोई कर्तव्य का वहाँ उल्लेख नहीं है। करों का भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, तो सोवियत संघ से, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है दोस्तों? तो आप बताएंगे कौन सी दवा पाई जाती है चाय में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैफीन। कौन दवा पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है दोस्तों। और आप याद रखेंगे जो कैफीन होती है वो हमारे मस्तिष्क के लिए एक उत्तेजक का काम करती है। क्या काम करती है दोस्तों? उत्तेजक का काम करती है। और जो चाय का रंग व तीखा स्वाद जो होता है वो टेनिन के कारण याद होता है। आपको याद रखना है कि टेनिन के कारण जो चाय आप देखेंगे वो उसका रंग जो होता है ब्राउन और तीखा स्वाद होता है वो टैनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये दो बातें आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।